हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल के 5th पेपर में बुद्ध चरितम का अब हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहले आप लोगों को तीसरा लगा हुआ था सर्ग, अब लेकिन आपको प्रथम सर्ग का अध्ययन करना है। वही आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है। बुद्ध चरितम यह आप लोग जानते हैं महाकवि अश्वघोष की रचना है। महाकवि अश्वघोष के दो महाकाव्य बुद्ध चरितम और सौंदर नंदम, दो आपको पता है। आपके कोर्स में बुद्ध चरितम का पहला सर्ग है और इसकी विषय वस्तु के विषय में मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में बताती हूँ। राजा शुद्धोधन और उनकी रानी मायावती का सबसे पहले उनका परिचय होता है। फिर उसके बाद रानी के द्वारा गर्भ धारण किया जाता है। लुम्बिनी वन में उनका प्रवेश और लुम्बिनी में पुत्र जन्म, शिशु की लीलाएं। पुत्र जन्म पर शुभ शकुन होते हैं। पुत्र जो सिद्धार्थ हैं बाद में वही जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। विद्वान ब्राह्मणों से राजा का संवाद होता है। महर्षि असित का आगमन और महर्षि से राजा का संवाद। शिशु की विशेषताएं बताई जाती हैं। राजा को बहुत ज़्यादा हर्ष होता है। बंदियों की कारागार से मुक्ति कराई जाती है। जप होम यज्ञ आदि मांगलिक कर्म किए जाते हैं। गौ का दान किया जाता है। राजा और रानी का कपिल वस्तु में प्रत्यागमन। इस प्रकार से प्रथम सर्ग यह आपके कोर्स में है। इसके विषय में हम आज स्टार्ट करेंगे कि पहला जो इसका सर्ग है, प्रथम सर्ग, इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें उनके जन्म का वर्णन है कि राजा शुद्धोधन प्राचीन काल में कभी इक्ष्वाकु कुल में अनुपम सामर्थ्य वाली अजय शाक्य क्षत्रियों में शुद्ध चरित्र युक्त एवं जनता के लिए शरद ऋतु के चंद्रमा के समान हितकारी शुद्धोधन नामक राजा हुआ। इक्ष्वाकु वंशे अप्रतिम प्रतापः शाक्य, उनके वंश का नाम है शाक्य कुल। तो उसमें जयेषु च शुद्ध वृत्तः प्रियः शरत चंद्र इव प्रजानाम शुद्धोदनो नाम नृपः पुरा आसीत। एक शरद ऋतु के चंद्रमा के समान हितकारी जो हमेशा अपनी प्रजा का कल्याण करते थे, ऐसे शुद्धोधन नाम के राजा हुए। प्राचीन काल में उनका सामर्थ्य बताया है और यही बताया है कि शाक्य कुल में क्षत्रियों में शुद्ध चरित्र से युक्त थे और अपनी जनता के कल्याण में रमे हुए थे। उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं, भारेंद्र कल्पस्य बभूव तस्य दीप्तया नरेंद्रस्य संप्रभावा पद्म इव लक्ष्मी शचीव धीरा मायेति नामना अनुपमा ही राज्ञी। देवराज इंद्र के समान, जो भगवान इंद्र हैं उनके समान उस राजा की शची के तुल्य, भगवान इंद्र की जो पत्नी है वो इंद्राणी या शची कही जाती हैं। तो कहते हैं उनके प्रभाव वाली, उनकी पत्नी के प्रभाव वाली पद्माल्य लक्ष्मी के समान, जिसका जो मानो कमल में निवास करती हैं, वो उसका आल्य, उसका निवास स्थान है। पद्म अर्थात कमल। ऐसी उस लक्ष्मी के समान धैर्यशालिनी और अनुपम, अनोखी, अद्वितीय, माया सदृश एक माया नामक महिषी रानी थी। कैसी रानी थी? उनकी प्रधान रानी थी, उनकी पट रानी थी। ये तो हमने देखा ही है, राजाओं की बहुत सारी रानियां होती हैं, वो उन सभी रानियों में जो श्रेष्ठ होती है वो पट रानी होती है। तो यह महाराजा जो ये बताए हैं शुद्धोधन, इनकी माया नाम की अद्वितीय, अनुपम और धैर्यशालिनी एक इनकी स्त्री थी और यह इनकी पटरानी थी, जो कि गुणों में कैसी थी? इंद्र के समान, उस राजा की शची के जैसी। राजा की पत्नी इंद्राणी
जो इंद्र की जो पत्नी है शची, उनके समान प्रभाव वाली, इतनी प्रभावशाली, धैर्यशालिनी और अद्भुत माया वाली ऐसी उनकी पत्नी थी। अब राजा और रानी के विषय में एक एक श्लोक आ गया। पहले आया शुद्धोदन के विषय में, अब माया जो उनकी पटरानी है उसके विषय में बताते हैं। फिर उसके बाद अब वो बताएंगे कि उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। देवैर पीष्टांश्च समस्त भोगान सार्धम तयासो भुभुजे नरेशः ततश्च विद्येव समाधि युक्ता गर्भम दधौ। कलमश वर्जिता सा स्त्रीलिंग में, क्योंकि इसलिए रानी के लिए। उस राजा ने अपनी रानी के साथ रहते हुए, अपनी रानी के साथ निवास करते हुए, उसके साथ रहते हुए ऐसे दिव्य अनुपम ऐश्वर्य का उपभोग किया जिसके लिए देवगण भी सदा आतुर रहते हैं, ललायित रहते हैं। कहने का मतलब उन्होंने अपनी रानी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। उसके उपरांत उस निष्कलंक रानी ने गर्भ धारण किया। उसी प्रकार से जैसा उन्होंने समय बिताया अच्छा, उसी प्रकार से निष्कलंक, बिना किसी बुराई के, बिना किसी दोष के उसने गर्भ धारण किया। किस प्रकार से, उसका यहाँ पर एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं। जिस प्रकार समाधि युक्त विद्या फलप्रद हो जाती है। जब हम कोई भी जो विद्या है उसमें हम ध्यान लगाते हैं और जब वो फलीभूत हो जाती है, उसी प्रकार से यह रानी भी अपने पति के साथ इन्होंने अच्छा समय बिताया। फलस्वरूप इन्हें निष्कलंक एक गर्भ की, बिना किसी दुख के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी परेशानी अथवा दोष के इन्होंने गर्भ को धारण किया। गर्भ धारण करने से पूर्व अब उनको क्या दिखाई दिया, ये एक स्वप्न जो रहस्य हैं कि स्वप्न के विषय में जो बताते हैं कि भाई अब आपने ये सपना देखा है तो इसका तात्पर्य ये है। तो ये जो अगला श्लोक है, 4th श्लोक, इसमें एक स्वप्न जो अध्ययन है या जो स्वप्न है उसके विषय में किस प्रकार से लोग अनुमान लगाते थे या कुछ कैसे उसके विषय में अध्ययन करते थे, ये उस समय प्रचलित था। तत्कालीन उस समय का ज्ञान भी इस श्लोक में पता चलता है। अब उस रानी ने सपने में क्या देखा और उस सपने का क्या मतलब है। स्वप्ने विशंतम वपुषी स्वकीये न तत्निमित्ताम समवाप भीतिम स तस्या देव प्रतिम अस्य राज्ञी गर्भेण वंश श्रियम आपनुवंती। गर्भ धारण करने से पूर्व उसने सपने में क्या देखा, माया ने उसने स्वप्न में देखा कि एक हाथी, एक गजराज को वो अपने शरीर में प्रविष्ट होते हुए सपने में उसने दर्शन किया। उसने देखा एक गजराज उसके शरीर में प्रविष्ट कर रहे हैं। वपुषी शरीर में, स्वीकीय अपने खुद के। स्वप्ने विशंतम, सपने में सोते हुए उसने तन निमित्ताम समवाप भीतम, इस प्रकार देखा। और यह निमित्त देखकर वो इतना बड़ा गजराज आपके शरीर में प्रवेश करेगा, सपने में ऐसा आप देखोगे तो भयभीत होना स्वाभाविक सी क्रिया है, परंतु इस बात का निषेध कवि ने किया है। वो कहते हैं लेकिन उसको किसी भी प्रकार का सतस्य देव प्रतिमस्य राज्ञी गर्भेण, उसने ऐसा देखने के बाद भी किसी भी प्रकार से समवाप भीतिम, किसी भी प्रकार के भय को उत्पन्न नहीं होने दिया उस सपने ने रानी के मन में। रानी को किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं लगा, वो सपने को देखकर भयभीत नहीं हुई। ये एक तरह का संकेत था उस गज के समान, एक बहुत ही अद्वितीय, एक बहुत ही शक्तिशाली, महत्वपूर्ण दिव्य शक्ति उसके शरीर में गर्भ के रूप में प्रवेश करने वाली है। यह उसने गर्भ धारण करने से पहले सपने में देखा। तो स्वप्न का जो अध्ययन किया जाता था उस समय प्रचलित था, इस श्लोक से पता चलता है। दूसरा बात, सपने में गज को देखना एक शुभ लक्षण है, तो ये भी शकुन और अपशकुन, इस विषय में भी महाकवि कालिदास के भी
नाटक में देख लो, महाकाव्यों में देख लो, इस प्रकार का जब संकेत होता है तो ये पता चलता है कि उस प्रकार का शकुन शास्त्र उस वक्त मौजूद था। ज्योतिष शास्त्र और आकाशवाणी के विषय में तो हम लोग सुनते ही हैं, आकाशवाणी हुई फिर ऐसा हुआ ये हुआ, तो ये सब चीज़ें उस तत्कालीन समय के जो संस्कृति है उसके विषय में भी बताती है। अब इसके आगे का हम लोग अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।